एक बिजनेस हो या आम इंसान, हर किसी को कभी न कभी किसी न किसी तरह के फैसले लेने ही पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 10वीं पास करने के बाद हमें यह सोचना पड़ता है कि कौन सा स्ट्रीम लें। 12वीं के बाद हम ये तय करते हैं कि कौन सा कॉलेज हमारे लिए बेहतर है। इस तरह के तमाम कई और फैसले होते हैं जो हमें जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर लेने पड़ते हैं। इन फैसलों को लेते वक्त हम कई तरह के पैरामीटर्स को देखते हैं और तब जाकर के एक अंतिम नतीजे पर पहुंचते हैं। ठीक इसी तरह की उलझनें बिजनेसेस के सामने भी होती हैं, जिनका सलूशन बहुत सोच समझकर निकालना होता है। हाय, मेरा नाम है उपासना और आप मुझे देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी की सीरीज अश्वमेध में। तो हम बात कर रहे थे बिजनेसेस के प्रॉब्लम्स की। कारोबारों को भी अलग अलग मोर्चे पर अलग अलग तरह की परेशानियों का सलूशन ढूंढना होता है। हर एक फैसला बिजनेस के आगे के डायरेक्शन को भी तय करता है, इसलिए ये बेहद जरूरी होता है कि सभी फैसले एक ठोस सबूत के आधार पर लिए जाएं। लेकिन करीबन 2000 सन के आसपास बिजनेसेस के पास ऐसा कोई सलूशन नहीं था जो उन्हें इन परेशानियों के लिए एक वन स्टॉप सलूशन ऑफर करता हो। कारोबारों को इन सभी परेशानियों का हल खुद ही ढूंढना पड़ता था, जो उनके लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था। अमेरिका में बूज एलन हैमिल्टन नाम की कंपनी में बतौर मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम कर रहे धीरज राजाराम को बिजनेसेस की इस परेशानी ने काफी बेचैन कर दिया और इस तरह शुरुआत हुई म्यू सिग्मा की, जो आगे जाकर इंडिया की पहली प्रॉफिटेबल यूनिकॉर्न बनी। म्यू सिग्मा एक इंडियन डिसीजन साइंसेज फर्म है जो कंपनियों को डेटा एनालिटिक्स सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का नाम म्यू और सिग्मा से मिलकर बना है। मैथ्स के स्टूडेंट इन सिंबल का मायने बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। धीरज ने नौकरी करते वक्त देखा कि क्लाइंट्स यानी कंपनियों के पास अपनी परेशानियों के सलूशन के लिए अलग अलग जगह हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। धीरज के मन में ख्याल आया कि अगर कंपनियों को किसी एक ही जगह इन सभी परेशानियों का सलूशन मिल जाए तो उनके लिए कितना काम आसान हो जाएगा। धीरज को इस आइडिया ने इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया कि उन्होंने बिना समय गंवाए इस पर काम शुरू करना चाहा और इस तरह 2004 में धीरज ने नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। धीरज कहते हैं कि 100 सालों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि दिन पर दिन सिस्टम कॉम्पैक्ट होते गए, स्टोरेज मेमोरी बढ़ती गई, लेकिन इसके साथ में लगता गया डेटा का अंबार। इस डेटा का इस्तेमाल तो खूब हो रहा है, मगर स्मार्ट तरीके से नहीं। बस यही देखा उन्होंने और सोचा कि क्यों न बिजनेसेस और टेक्नोलॉजी के साथ अप्लाइड मैथ्स को जोड़ दिया जाए, और इसी तरह से शुरुआत हुई म्यू सिग्मा के बिजनेस आइडिया की। धीरज बताते हैं कि उन्होंने बिहेवियरल साइंस के साथ साथ आर्ट को भी जोड़ दिया। कंपनी इस समय मार्केटिंग एनालिटिक्स से लेकर सप्लाई चेन रिस्क एनालिटिक्स की सर्विस ऑफर करती है। म्यू सिग्मा अपनी तकनीक से किसी भी तरह के प्रॉब्लम के तह तक जाती है, उसकी वजह तलाशती है और आगे इसका कंपनी के बिजनेस पर क्या असर हो सकता है ये जानने की कोशिश करती है और उसके बाद एक सोल्यूशन ऑफर करती है। धीरज कहते हैं कि उन्होंने कभी भी स्टार्टअप शुरू करने या एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वो कहते हैं, मैं अपनी जॉब में बहुत खुश था, लेकिन मैं हमेशा से एक क्यूरियस पर्सन रहा हूँ। जब ये आइडिया मेरे दिमाग में आया तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। दूसरा एक और कारण था, बिजनेसेस के पास हर दिन ढेरों डेटा आते थे। धीरज उन डेटाज में से काम के डेटा को निकालकर उसे यूजफुल बनाना चाहते थे और फिर धीरज ने अपना घर बेचकर $2 लाख से म्यू सिग्मा की शुरुआत की। धीरज के मुताबिक अगर आप कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं तो इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। इन्वेस्टर्स, क्लाइंट, मार्केट, हर जगह आपकी ऐसी इमेज जाती है कि बतौर फाउंडर आपको खुद उस आइडिया पर कितना भरोसा है। वो कहते हैं कि फंडिंग जुटाने के भी अपने अलग फायदे हैं, लेकिन जब बिजनेस में आपका खुद का पैसा लगा होता है तो आप खर्च बहुत सोच समझ कर करते हैं और इसके साथ साथ कई और भी चीजें सीखते हैं। धीरज ने जब कंपनी शुरू की तब उस स्पेस में IBM, एसेंचर जैसी कंपनियां पहले से मौजूद थी, लेकिन ये कंपनियां सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग और बिजनेस एनालिटिक्स को अलग अलग फील्ड की तरह ट्रीट करके डील कर रही थी। म्यू सिग्मा ने इन सभी डोमेन को इंटीग्रेट कर डिसीजन साइंटिस्ट कंपनी बनाने पर काम शुरू किया, इसलिए म्यू सिग्मा को अन्य कंपनियों से कुछ खास टक्कर नहीं मिली। धीरज ने दिसंबर 2004 में म्यू सिग्मा को शिकागो में रजिस्टर कराया और एक ऑफिस बेंगलोर में भी खोला। 2005 में कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने पहले कस्टमर की तरह साइन किया। शुरू के 4 सालों तक धीरज ने अकेले ही काम किया, लेकिन नेटवर्किंग तगड़ी की और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाए ताकि लोगों के बीच में म्यू सिग्मा की पहचान बनती रहे। जैसे जैसे उन्हें क्लाइंट्स मिलने लगे, लोगों का नजरिया भी म्यू सिग्मा की तरफ बदलता गया।
काम बढ़ने के साथ ही धीरज ने सोचा कि अब कुछ लोगों को हायर किया जा सकता है, क्योंकि काम का लोड काफी बढ़ रहा था। ये 2008 की बात है। उस समय स्टार्टअप्स का इतना क्रेज नहीं था और स्टार्टअप्स में काम करने को लेकर लोग जल्दी राजी भी नहीं होते थे। एक आध मामले में तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए उनके घर पर बात करके उन्हें राजी करना पड़ा। एक आध मामले में तो उन्हें एम्प्लॉयज के घर बात करके उन्हें ये समझाना पड़ा कि उनकी कंपनी क्या काम करती है और उनके बेटे को वहाँ क्यों काम करना चाहिए। धीरज कहते हैं कि स्टार्टअप्स के लिए हायरिंग करते समय आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए होता है, क्योंकि वही लोग आगे जाकर आपकी कंपनी की नींव तैयार करते हैं। म्यू सिग्मा के सभी शुरुआती एम्प्लॉयज को खुद नीरज ने ही हायर किया था। वो कहते हैं कि हमने जिन लोगों को हायर किया, अगर उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती तो आज कंपनी इस मुकाम पर भी नहीं होती। म्यू सिग्मा ने बाद में फ्रेशर्स को ट्रेन करने के लिए म्यू सिग्मा यूनिवर्सिटी नाम से एक इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, फार्मा, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम डोमेन के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इधर कारोबार बढ़ा तो धीरज को फंडिंग की जरूरत भी महसूस हुई। धीरज ने कंपनी को 4 साल तक अपने ही पैसों से चलाया। बाद में कंपनी को 2008 में FTV कैपिटल, जो उस समय FTV वेंचर्स के नाम से जानी जाती थी, उससे $30 मिलियन की पहली फंडिंग मिली। 3 साल बाद 2011 में सिकोया कैपिटल ने $25 मिलियन का निवेश किया। फिर सिकोया के साथ जनरल अटलांटिक ने मिलकर $108 मिलियन का फंड दिया। यह म्यू सिग्मा के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यह किसी भी बिजनेस एनालिटिक्स कंपनी को मिली अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग थी। आखिरकार 4 सालों की कड़ी मेहनत, तगड़ी नेटवर्किंग और लोगों के बीच भरोसा बनाना काम आने लगा था। फरवरी 2013 में म्यू सिग्मा को मास्टर कार्ड से $45 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला और इसका वैल्यूएशन बढ़कर $1 अरब के पार पहुंच गया। यानी यह कंपनी बन गई यूनिकॉर्न। म्यू सिग्मा अब तक कुल 7 फंडिंग राउंड के जरिए $211.4 मिलियन का फंड जुटा चुकी है। धीरज ने जून 2022 में जनरल अटलांटिक और सिकोया से शेयर बायबैक कर लिया। दोनों कंपनियों को उनके निवेश पर 2.5 से 3 गुना का मुनाफा हुआ। जैसे जैसे कंपनी बढ़ती गई, धीरज को भी पहचान मिलने लगी। 2005 में जहां कंपनी के पास एक क्लाइंट था, वहीं आज की तारीख में यह फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशन की 200 से ज्यादा कंपनियों को अपनी सर्विस देती है। इनमें डेल, फाइजर, वॉलमार्ट के अलावा बैंक, एयरलाइन, फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी कई नामी कंपनियां शामिल हैं। 2012 में म्यू सिग्मा को इंक्स की लिस्ट ऑफ 5000 फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज इन अमेरिका में 907वीं रैंक मिली। दूसरी तरफ राजा राम को भी फॉर्च्यून 40 में 37वां रैंक मिला। उन्हें 2012 में सर्विसेज कैटेगरी में अर्नस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला। म्यू सिग्मा जब शुरू हुई तब इसे कई लोगों ने कमजोर स्टार्टअप की तरह आंका था, लेकिन इसने अपनी ग्रोथ के सहारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के उन सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए खुद को मैकेंजी और डेलॉइट जैसी कंपनियों के बराबर खड़ा कर लिया है। सफलता के इस सफर के दौरान कंपनी के रास्ते में कई मुश्किलें भी आईं। 2016 कंपनी के लिए इन्हीं मुश्किल सालों में से एक रहा। सबसे पहले तो 2016 में एऑन कॉर्प के फाउंडर पैट रेयन ने धीरज को गलत जानकारी देने के लिए नोटिस भेजा। उन्होंने आरोप लगाया कि म्यू सिग्मा ने उनके शेयर बायबैक करने के लिए कंपनी के ग्रोथ अनुमान को जानबूझ करके कम करके दिखाया। इसी साल के शुरुआत में ही धीरज की पत्नी अंबिका ने CEO की कमान संभाली थी, लेकिन साल के आखिर तक आते आते दोनों के रिश्तों की अनबन सामने आई और दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया, जिसके बाद धीरज ने एक बार फिर CEO पद की कमान अपने हाथों में ले ली। दोनों ने कंपनी के क्लाइंट और शेयर होल्डर्स को ये भरोसा दिलाने की कोशिश की कि उनके रिश्ते में चल रहे अनबन का कंपनी के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन निवेशकों का भरोसा डगमगा गया। कंपनी ने कई बड़े बड़े क्लाइंट्स खो दिए। इस बीच म्यू सिग्मा का नाम वीजा फ्रॉड में भी सामने आया। कई अमेरिकी अथॉरिटीज की तरफ से जांच करने के बाद कंपनी ने सेटलमेंट के तौर पर $2.5 मिलियन का जुर्माना भरा हुआ है। खैर, अपने बुरे दिनों से उभरते हुए कंपनी एक बार फिर ट्रैक पर लौट चुकी है। म्यू सिग्मा ने बीते साल यानी 2021 में 100 से 500 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कमाया है। इससे पहले दिसंबर 2016 तक कंपनी ने $165 मिलियन का रेवेन्यू कमाया था, जो 2015 के मुकाबले $184 मिलियन से कम है। धीरज ने एक इंटरव्यू में माना कि म्यू सिग्मा का रेवेन्यू 2016 में काफी कम हुआ, लेकिन 2017 में यह फिर से $180 मिलियन के पार जा सकता है। म्यू सिग्मा ने आज तक केवल एक ही कंपनी का अधिग्रहण किया है। उसने 2014 में वेब फ्लुएंस नाम के एक स्टार्टअप को खरीदा। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि $2 लाख की फंडिंग के साथ 2004 में जो कंपनी शुरू हुई, उसने 18 सालों के अंदर अंदर कई बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। बड़े बड़े क्लाइंट्स को सर्विस देने के साथ इसने खुद को ग्लोबल लेवल की एक बिजनेस एनालिटिक्स कंपनी की तरह खड़ा किया है।
कंपनी अब शेयर बाजार से फंड जुटाने के लिए आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। कैसा लगा जरूर बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में। इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। धन्यवाद।